लोकतंत्र बचाओ रैली दिल्ली में हो रहा है और वहाँ पर हुआ 2 दर्जन नेता लगभग वहाँ पर थे। और बिहार में चल रहा है अभी कई सवाल जवाब। M22 समीकरण नया महिला और युवा चिराग पासवान ने लॉन्च किया है। और भी कई सवाल हैं, कई चाचा तो नाराज हो जाते हैं। उसमें एक नए चाचा भी आए हैं और 5 लोकसभा और ऐसे तमाम चीज़ों बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सवाल रहेगा। परिचय के कह सकते हैं कि सभी लोग जानते हैं, चिराग पासवान हैं और लगभग 3 सालों से काफ़ी बिहार में मतलब इतना क्रांति की है कि भाजपा कहीं ना कहीं जो आपके चाचा वाली पार्टी थी उनको एक भी सीट नहीं दी है और आपको 5-5 सीट दे दिए। अब तो क्या कहिएगा? नहीं, ये पार्टी के लिए गर्व की बात है और यकीनन हम लोग के संघर्ष से ज़्यादा हम लोग के धैर्य, हम लोग के संयम को सम्मान दिया गया। इन 3 सालों में मैंने मेरे पार्टी के कार्यकर्ता ने बिना इस बात की उम्मीद रखे कि एट द एंड ऑफ द रोड हम लोग को क्या मिलने वाला है, बिना ये सोच रखे हम लोग सिर्फ मेहनत करते रहे, जनता के बीच रहे। मेरे पिता से मैंने सीखा है, जब राजनीति में दुविधा हो, कुछ समझ में ना आए तो जनता के बीच जाएं, अपने आप जनता रास्ता दिखाती है और यही मैंने किया। जब मेरी पार्टी टूटी, परिवार टूटा, ठीक उसके बाद मैं बिहार में लोगों के बीच रहा, उनके जुड़े हुए विषयों को उठाता रहा, उनकी बातें करता रहा, उनसे बातें करता रहा। ये कार्य मैंने पिछले 2.5-3 साल तक निरंतरता में मैंने किया और मुझे लगता है कि हम लोग के उसी परिश्रम को और उस संयम को गठबंधन में सम्मान देने का काम किया गया। उम्मीद थी कि 5 सीट मिलेगी, चाचा जी एकदम क्लीन स्वीप हो जाएंगे। भाई, आज से 2.5 साल पहले, 3 साल पहले तो मुझे यही नहीं थी कि चिराग पासवान कहीं से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं। मेरी तो पॉलिटिकल ऑबिचुरीज लिख दी गई, चिराग पासवान समाप्त। आज के बाद चिराग पासवान का नाम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहीं नहीं लिया जाएगा। ये तमाम बातें मेरे बारे में कही गई थी उस दौरान। 2020 में आपने ताकत तो दिखा दी थी ना, अकेले लड़के। नहीं, बिल्कुल दिखाई और मैं इस बात को मैं विनम्रता से कबूल करता हूँ। फैसले लेने से मैं कभी डरा नहीं और मैंने कभी अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से मैंने कभी कोई समझौता मैंने कभी किया नहीं। ऐसे में उस वक़्त भी मेरे ऊपर यही आरोप लगाए जाते थे कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, दबाव की राजनीति, सीटें बढ़ाने के प्रयास में। अभी भी हाल में भी लग रहा था, तो उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान कुछ अभी खेला कर देंगे जदयू प्रेशर के खिलाफ। पॉलिटिक्स ये पूरा खबरें चल रहा था कि 20 सीटों पर फिर उतार देंगे, प्लान ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बातें। उसको कैसे देख? नहीं, बिल्कुल, मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही मेरी रणनीतियों के बारे में कई जानकारी मिलती है। ऐसी रणनीतियाँ जो मैं बनाता नहीं हूँ, पर मीडिया से मुझे पता चलती हैं कि मैं उन रणनीति पे मेरी पार्टी कार्य कर रही है। हैविंग सेड दैट, रवि, आप भी जानते हैं, एक बात बहुत स्पष्ट रही है। अब मुझे लगता है कि अब वो और क्लियर हो गई है, किसी को कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा से रहा है। ऐसे में किसी ऑल्टरनेटिव अलायंस के बारे में मैंने तब नहीं सोचा जब मैंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। ऐसे में मेरे लिए या एक राजनीति के बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए वो ज़्यादा सहज फैसला होता अगर मैं ऑल्टरनेटिव अलायंस में जाता। और आप बोलते तो हो कि लालू लालू जी से मेरा संबंध है, तेजस्वी यादव से बातचीत चलने की बातें पूरा आम हो चली थी एकदम। नहीं, वो तो मैं अभी भी बोलता हूँ। तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, मैंने कब नकारा इस बात को। और मैं कब नकारता हूँ इस बात को कि मेरे लालू जी से अच्छे संबंध हैं। मेरे पिता के साथी रहे हैं, उनके समकक्ष रहे हैं, दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया है, तो वो रिश्ता तो बचपन से रहा ही है। आपने मुझे उनके घर परिवार के कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें मैं नहीं जाता हूँ। तो वो रिश्ता रहा है, पर ये भी मैंने अपने पिता से ही सीखा है कि राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों को एक तरफ रखा जाता है और राजनीतिक संबंध एक तरफ होते हैं। आज कई लोग शायद इसका पालन नहीं करते, बट मैं जिस राजनीतिक से आता हूँ वहाँ पे ये हम लोग को क्लियरली समझाया जाता है कि व्यक्तिगत संबंध, और वो व्यक्तिगत संबंध मैंने हमेशा लालू जी और उनके परिवार से मैंने रखे, मैंने निभाए। बट जब राजनीति की बात आती है तो मैं कभी भी उस विचारधारा के साथ मेरी वो सहमति नहीं रही। और यही कारण था, और मेरा प्रधानमंत्री जी के प्रति मेरा समर्पण जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, ये कारण था कि ऑल्टरनेटिव अलायंस अभी भी इस दौरान तमाम चर्चाएँ चल रही थी कि राजद से डील हो गई और फलाना सीटें और इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये वो। उस वक़्त भी मैंने मीडिया से दूरी सिर्फ़ इसीलिए साधी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई गलत जानकारी मैं मीडिया को दूँ, और उस वक़्त तक सीटों को लेकर कोई क्लैरिटी आई नहीं थी, और जब आई मैंने पहले दिन ही आप सबके साथ साझा की। चिराग पासवान का चाचाओं से बनता नहीं है, चाहे अरे वह प्रभु, हम मतलब पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नीतीश जी, पारस जी, फिर आपके हो गए ये अभी अभी नए चाचा जो मतलब ये अरुण जी, वो बोले कि चिराग पासवान ने हमें धोखा दे दिया। इन इन चीज़ों को कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं उम्र में, तजुर्बे में, रिश्ते में, मैं सबसे छोटा हूँ। ऐसे में मेरे लिए ये सब अभिभावक हैं और मैंने हमेशा सबको वही सम्मान देने का मैंने प्रयास किया है। मेरे मुख्यमंत्री से तमाम मतभेदों के बावजूद जब भी मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकातें हुई, मैंने हमेशा उनके पैर छूकर उनको वो सम्मान दिया। आज जब गठबंधन में हम लोग कार्य कर रहे हैं, उनसे भी मुझे वही स्नेह प्राप्त होता है और जो सम्मान मैंने हमेशा उनको दिया है, वो दिया है। और उनके नेतृत्व में अब जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी हम लोग धरातल पर हम लोग आने वाले दिनों में उतार पाएँगे। जहाँ ज जी। पर वो बोल रहे थे और अभी चल भी रहा है कि नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान मतलब घुटने टेक दिया और भी ऐसे कई चीज़ें मतलब कि आ रही है बातें। भाई हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग चाहेंगे और स्वाभाविक है विपक्ष का हर वो व्यक्ति चाहेगा कि ये गठबंधन सहजता से नहीं आगे बढ़े। उसमें इस तरीके के प्रोवोक करने वाले आपको भड़काने वाले इस तरीके के बयान ज़रूर विपक्ष के द्वारा दिए जाएंगे आपके गठबंधन में दरार लाने के लिए। क्योंकि सबको ये पता है कि अगर ये गठबंधन एकजुट ऐसे ही मिलकर चुनाव लड़ता है तो 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। रवि 2019 में हम लोग महज 3 सीटों पर हम लोग महज 3 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी और लोक जनशक्ति पार्टी थी। 3 दल मिलकर हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते। आज की तारीख में, क्योंकि मैं डेटास पे काम करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ता हूँ, आज की तारीख में 2 और मजबूत दल हम लोग के साथ जुड़े हैं। आदरणीय जीतनराम मांझी जी की पार्टी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। तो हमारा तो गठबंधन और मजबूत हुआ है और ये वही 2 दल हैं जो उस वक़्त उनके साथ थे। तब वो लोग हमारी सीटों में डेंट नहीं लगा पाए, एक को छोड़कर। तो इसीलिए मेरा विश्वास आज की तारीख में और बढ़ता है कि गठबंधन मजबूत हुआ है, 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो सवाल आपने पूछा था, ये बयान इसलिए दिए जाते हैं कि गठबंधन में दरार आए। मुझे लगता है बहुत मैच्योरिटी के साथ मेरे मुख्यमंत्री, मैं, उनकी पार्टी, हमारी पार्टी इसको डील कर रही है क्योंकि एक बड़े लक्ष्य की ओर आज की तारीख में लड़ाई बिहार विधानसभा को लेकर दो नहीं है। 2 महीने बाद फिर आक्रमण नहीं बोलेंगे नीतीश जी पर? शिक्षा, स्वास्थ्य, आज शिक्षकों पर लाठी चली है, कुछ नहीं, बोलिएगा? जो शिक्षकों पे लाठी चली है वो सरासर गलत है और अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया। मैं चाहूँगा कि उसकी जांच हो। जांच एकदम रूट लेवल तक होनी चाहिए। कलकत्ता की वो प्रिंटिंग मिल, वो प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ जिसका एक इतिहास रहा है कि भाई वहाँ पर वहाँ से पेपर्स पहले भी लीक हुए हैं। क्या ये जानकारी बीपीएससी को पहले से थी? अगर बोर्ड के पास ये जानकारी पहले से थी तो क्यों उसी प्रिंटिंग प्रेस को पेपर प्रिंट करने के लिए आपने चुना? ये तमाम बातें हैं जिस पर जांच होनी चाहिए और उम्मीद नहीं, विश्वास है। आज की तारीख में जैसा मैंने कहा, डबल इंजन की सरकार है, मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार है। ऐसे में उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि इसकी जांच होगी। और जिस तरीके से लाठी चली है, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं गठबंधन में हूँ, नहीं हूँ, जो भी हो, बट मैं लाठी का मैं पक्षधर कभी भी नहीं हूँ। और शिक्षकों पे तो कतई नहीं। भाई हम लोगों ने भगवान का दर्जा दिया है शिक्षकों को। भगवान के सामने अगर हमारे गुरु खड़े हों तो उनके चरण हम लोग पहले छूते हैं, ये सीख हमारे संस्कारों में दी जाती है। तो ऐसे में इस तरीके से लाठी चलाना कतई उचित नहीं है। कई शिक्षक तो सभी पार्टी मतलब कार्यालय कार्यालय घूम रहे हैं, उनका कई सालों से मुद्दा चल रहा है। M22 समीकरण आप नया लाए हैं, महिला और युवा मतलब इतना 40% 33% का बिल पास हो रहा था, आप पहले ही 40% पास कर दिए। इसके लिए तो हर जगह तारीफ हो ही रही। युवाओं पर भी ध्यान दिए हैं और एक कहा गया वो जो धोखेबाज वाली बात थी, उस पर आप एकदम ऐलान करते थे पूरा एकदम भाषण में, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी इस पर क्या? देखिए, पहली बात तो चलिए मैं उन्हीं से ही मैं शुरुआत करता हाँ। हूँ, वीना जी से ही मैं शुरुआत करता हूँ जिसका ज़िक्र आपने किया। यकीनन ये शिकायत मेरी भी है उनसे। अंतोगत्वा जो पार्टी ने फ़ैसला लिया वो पार्टी का फ़ैसला है और पार्टी का फ़ैसला सर आँखों पर। जैसा मैंने बताया, राजनीति का विद्यार्थी हूँ, दल से ऊपर कुछ है नहीं। दल ने जो फ़ैसला ले लिया, मरते दम तक उस फ़ैसले को सही साबित करने के लिए, उनको जिताने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, परिश्रम हम लोग करेंगे। और ये शिकायत मेरी उनसे बरकरार रहेगी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के साथ उस वक़्त उन्होंने एक गलत कार्य करने का उन्होंने फ़ैसला लिया। सेड मेरी पार्टी ने किसी भी उस नेता को टिकट नहीं दी जो चुनाव की घोषणा या सीटों के बंटवारे के बाद दरवाजे पर आने लगे।
आप अगर वीणा जी की बात करेंगे, कब मेरी नानी का निधन हुआ था, तब से वो मेरी माँ, मेरे परिवार के साथ, और तब से लेकर अभी तक आप भी रवि देख रहे हैं कि वो हर कार्यक्रमों में वो रहीं। वो एक ईमानदार पश्चाताप उनकी आंखों में मैंने। कैसर जी भी आए। नहीं तो कैसर भाई, यही तो शिकायत मेरी रही ना। जी। कैसर साहब से यही शिकायत रही कि कैसर उस वक्त मेरी नानी के उसमें भी आए थे, पर उसके बाद वो दोनों जगह रहे। यहाँ पर भी मुझसे मुलाकात करते थे, वहाँ पर भी जाते थे, और उसके बाद वो एक तरफा यहाँ पर तब आए जिस दिन गठबंधन में औपचारिक ऐलान इसका कर दिया गया था कि खगड़िया की सीट हम लोग के पास आएगी। पार्टी इसमें भी फर्क समझने का प्रयास किया, कौन ईमानदारी से पश्चाताप कर कर आपके साथ आया। हैविंग सेड इट ऑल रवि, पार्टी का एक अपना सिस्टम है जिसके आधार पर पार्टी सर्वे करती है, जिसमें विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। विनेबिलिटी के आधार पर कई स्तर पर मंथन चिंतन किया जाता है, सर्वेस करवाए जाते हैं, फीडबैक्स लिए जाते हैं, विभिन्न माध्यमों से फीडबैक्स लिए जाते हैं, जिसके आधार पर प्रत्याशी का अंतिम चयन किया जाता है। मुझे लगता है कि 4 जून को जब 40 की 40 सीटें जीतने का लक्ष्य हमने तय किया है, उसमें किसी भी सीट पे चूक ना हो, उसको लेकर गंभीर मंथन के बाद ये फैसला लिया गया है। ये बात हुई वैशाली की। अब आते हैं एमवाई पर। मैं युवाओं की बात करता हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखेंगे, मैंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी मैंने लिखा हुआ है, और मैं मानता हूँ कि एक बड़ी आबादी, लगभग 65% युवा हैं जिनकी 35 वर्ष से कम है, और ये बड़ी आबादी है, और इनका रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। महिलाओं का आपने ज़िक्र किया, नारी वंदन अधिनियम अभी हम लोग एक विशेष सत्र में हम लोगों ने पास किया। ऐसे में लिमिटेड सीटों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ रवि, 5 सीटें हैं, मैं कितनी चीज़ें साध सकता हूँ, बट जो साध सकता हूँ, परिवार को भी साथ लिए। वो जो मैं साध सकता हूँ, मैं साध रहा हूँ उसमें। बिल्कुल सही बात आपने कही, जो मैं साध सकता हूँ, अनुभव, परिवार, युवा, महिला, सारे समीकरणों को। एक एक चीज ऐसा साथ लिए, बट कभी 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 लोजपा में रहे नहीं और उनको बट टिकट मिल गया। हाँ, नहीं, बट हाँ, अब यही सोचिए। जी। अब इसी में मैं क्लैरिटी करना चाहता हूँ, और अभी इन सब चीज़ों में ना उठकर हम लोगों को और आप जैसे यंग पत्रकारों को सोचने की ज़रूरत है कि बिहार की कैसी छवि आप देश दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। आज तक बिहार बदनाम ही होता रहा है, क्योंकि बिहार को उचित रिप्रेजेंटेशन या उचित प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे सामने नहीं आए। आप मुझे बताइए, कल को राजेश वर्मा जैसे, शांभवी चौधरी जैसे, अरुण भारती की पूरी काबिलियत समाहित कर दी जाती है कहकर कि वो मेरे जीजा हैं और मेरे परिवार के हैं। आप जाकर उनकी क्वालिफिकेशंस देखिए, लंदन से पढ़ के आए हैं, एमबीए की डिग्री, उनसे बेहतर पढ़ा लिखा मुझे बता दीजिए कौन हो सकता है जमुई के लिए, जो उनकी शिक्षा रही है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, जिस राजनीतिक परिवार से वो आते हैं। ये चेहरे जब भारत की संसद में जाकर जब बिहार की बात रखेंगे, पढ़े लिखे चेहरे, युवा, यंगस्टर्स जोश के साथ जब अपनी बातों को रखेंगे, क्या ये वो छवि नहीं है जो हम देश के सामने बिहार की हम रखना चाहें? तो ऐसे में ये फैसला इन पढ़े लिखे युवाओं को सामने करने का, और मैं उन इनसिक्योर नेताओं में से नहीं हूँ जिनको अपने समकक्ष के युवाओं को आगे बढ़ाने में इस बात का डर लगे कि भैया कल को ये कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। मैं सिर्फ युवाओं की बात नहीं करता, मैं युवाओं को मौका भी देता हूँ, और जब तक ऐसे पढ़े लिखे युवा सामने नहीं आएंगे, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, पढ़ाई पे, शिक्षा पे मैं महत्व देता हूँ, और जब तक ऐसे चेहरे सामने नहीं आएंगे तो बिहार की वो छवि हम लोग नहीं बदल पाएंगे जो लंबे समय से बनी हुई थी। इतनी सारी चीज़ें आप बात करते हैं, इसके लिए कह सकते हैं कि फिर भी 5 सांसद पहले छोड़कर जा चुके हैं। इन लोगों पर भरोसा रहेगा? मेरे अपनों से मैं धोखा खाया हुआ हूँ प्रभु। हाँ, मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है, तो ऐसे में भरोसा किस पे। बट हाँ, जब आप विचारों से जुड़ते हैं तो मैं मानता हूँ वो संबंध ज़्यादा गहरा होता है। युवा है, एक दूसरे की सोच से हम लोग जुड़ते हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये संबंध ज़्यादा मजबूत रहे। आखिरी सवाल, लोकतंत्र बचाओ रैली दिल्ली वाला अभी चल रहा है एकदम, लोकतंत्र एकदम समाप्त हो गया देश में, ये वो लोग बता रहे थे। विपक्ष ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता है ना जिसका कि कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की हत्या हो रही है, ये तमाम बातें, एक एक करके ये तमाम बातें इन्हीं की सामने आती हैं। ये लोग जब संविधान की हत्या की बात करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कैसे देश के पहले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री ने आरक्षण को लेकर बाबा साहब के खिलाफ अपने विचारों को देश भर के मुख्यमंत्रियों के सामने रखने का काम किया। क्या अरविंद वो केजरीवाल को जेल में पकड़ के डाल दिया। क्या वो उस वक्त संविधान की हत्या नहीं थी? लोकतंत्र की हत्या क्या तब नहीं हुई थी जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी? और आज जिस अरविंद केजरीवाल जी के लिए इन तमाम नेताओं की चिंताएं एकदम उबाल ले रही हैं, ये वही नेता हैं
जिनके नाम की पर्ची अरविंद केजरीवाल जी आज से कुछ साल पहले तक दिल्ली के उसी गांधी मैदान कह रहा हूँ, उसी रामलीला मैदान में अन्ना हज़ारे जी के नेतृत्व में वो एक पर्ची लेकर घूमते थे जिसमें इन्हीं तमाम नेताओं के नाम थे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर। आज ये विडंबना है कि आज वही नेता उनके समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट हुए हैं जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। हैविंग सेड इट, मुझे लगता है ये अंतोगत्वा भारत की जनता को ये डिसाइड करना है कि वो किसके साथ हैं, किसके समर्थन में है। विपक्ष अपनी बातें रख रहा है, हम लोग अपनी बातें रख रहे हैं, फैसला भारत की जनता को लेना। चलिए, अब ख़त्म करते हैं। सामने से हमारे मित्र थोड़े से गुस्से में लग रहे हैं, काहे कि हमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है और बातें करते रहेंगे। समय समय की बात है, एक समय अरविंद केजरीवाल वहीं से जिनका पर्चा खोला करते थे, आज उनके बचाव में उतरे हैं और भी बिहार से लेकर देश की कई सवाल जवाब कर लिए हैं। तो अब धन्यवाद कहेंगे आपका इतना कीमती समय लेने के लिए। झकास भारत में बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ और धन्यवाद।